हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज जो है हम लोग अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फार्माकोथेरेपिटिक्स के वीडियो के बारे में बहुत सारी स्टडी करेंगे। बच्चों, हम लोग जैसे कि बात कर चुके हैं कल के वीडियो में, जो कि मैंने बताया कि पर डे आपको 8:30 बजे आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। टाइम के हिसाब से किया जाएगा। और ये मानिए, यदि आप डी फॉर्म के सेकेंड ईयर में चले गए हैं तो इस चैनल पे आप बने रहिए। फार्मेसी प्रैक्टिशनर में आपको जो है बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और बच्चों, एक चीज और बात कर ले तो इसमें जो है आपको एक मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। और रियल में मानिए आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज को हम लोग खत्म करते हुए और अपनी बातों को जो है यहाँ पे फिनिश करते हुए हम लोग सिलेबस की ओर बढ़ते हैं और आज के बारे में बात करते हैं कि फार्माकोथेरेपेटिक्स होता क्या है। और बहुत से दिन से इसकी जो है एक बेस बनाया जा रहा था, वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आज हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम वीडियो को छोटा कर लेते हैं इसको अपने, और उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात कर ले तो फार्माकोथेरेपेटिक्स का मतलब क्या है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने दिया है कि आप समझिए, What does the term pharmacotherapeutics refer to? Pharmacotherapeutics क्या है, मतलब भाई ये क्या बला है, क्या चीज है। तो देखिए, पहला है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग टू ट्रीट ए डिजीज। बी है यूज ऑफ द ड्रग टू प्रिवेंट, ट्रीट एंड डायग्नोसिस डिजीज। सी आपके सामने दिया है स्टडी ऑफ द बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ द डिजीज। और फोर्थ दिया है, मतलब डी दिया है, एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू अल्टर द नॉर्मल फंक्शन। तो पहले की बात करें तो हम लोग को पहले पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग कोई ऐसा कोई टर्म्स नहीं होता है इसमें। फिर सी की बात करें तो सी में भी कोई बायोकेमिकल एस्पेक्ट की बात नहीं की गई है, और एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग भी ये जो है सही नहीं है। यहाँ पे हम लोग उसके प्रिवेंशन, ठीक है, ट्रीट और डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। उसी को हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स, ठीक है, कहते हैं। मतलब इसका आंसर जो है बी होगा। तो आई होप आपको इसको इतना पता हो गया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, फार्माकोथेरेपेटिक्स में क्या क्या है। तो देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे तो फार्माकोथेरेपेटिक्स जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फार्माको और थेरेपेटिक्स। ठीक है, फार्माको और थेरेपेटिक्स से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि हम लोग बात करें तो फार्माको मतलब क्या होता है। फार्माकोन मतलब होता है फार्माकोन से लिया गया, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसको फार्माकोन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मेडिसिन और ड्रग। ठीक है, इसको हम लोग जान सकते हैं, जिसका मतलब होता है मेडिसिन और ड्रग। ठीक है, और थेरेपेटिक्स का क्या मतलब होता है। थेरेपेटिक्स का मतलब होता है थेरेपिया, ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट से मतलब है, ट्रीटमेंट से मतलब है। ग्रीक वर्ड जो होता है, ग्रीक वर्ड होता है थेरेपिया होता है, जिसका मतलब ट्रीटमेंट से होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा फार्माकोथेरेपेटिक्स का मतलब क्या है। फार्माको मतलब फार्माकोन, फार्माकोन मतलब होता है आपका ड्रग, उसकी मेडिसिन। और जो थेरेपेटिक्स का मतलब होता है, उसका मतलब होता है थेरेपिया, ग्रीक वर्ड ये भी है, जिसका मतलब होता है ट्रीटमेंट। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। तो व्हेन, ठीक है, कंबाइन द फार्माकोथेरेपेटिक्स तो एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग और मेडिकेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। को भी यदि डिजीज हुई है, किसी भी व्यक्ति को डिजीज है, वो पेशेंट है, तो उसकी ट्रीटमेंट, ठीक है, उसका मैनेजमेंट ही जो होता है फार्माकोथेरेपेटिक्स कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। इसका ट्रीटमेंट ही जो होता है उसका फार्माकोथेरेपेटिक्स कहलाता है। ठीक है, इसकी बात करें, इन कंपासेस द यूज ऑफ द फार्माकोलॉजिकल एजेंट टू एलिवेटेड सिम्टम, जो कि सिम्टम्स को कम करता है, जो डिजीज हुए हैं जिसमें उसके सिम्टम्स आ रहे थे, ठीक है, उसको कम करना। ठीक है, क्योर इलनेस, इलनेस जो है उसको क्योर मतलब जो होता है, जो उसको बीमारी हुई है उसको क्योर करता है, उसको ठीक करता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये जो है सारी चीजें हैं, फिर उसको मैनेज करने का काम करता है। यही जो होता है आपकी फार्माकोथेरेपेटिक्स होती है, मतलब कि एलिवेटेड सिम्टम्स, क्योर इलनेस और मैनेज। ठीक है, ये तीन वर्ड आप याद रखिएगा दोस्तों। ये बच्चों ये काम आने वाला है आपको। फिर द टर्म इज ऑफ्टन टू यूज द कंटेंट्स ऑफ द मेडिकल या फार्मास्यूटिकल फील्ड। ठीक है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिलेटेड, ठीक है, ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, इसमें क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग बात कर ले। जैसे कि पॉइंट्स आपके सामने छोटे छोटे दिए गए हैं, जिसको आप जो एक सरसरी नजर है उससे देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे। मैं इतना ही बता रहा हूं। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, फार्माकोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, इसमें जो है ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ द, ये एक पार्ट है उसका। ठीक है, फार्माकोथेरेपी रिफर टू द यूज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंट, ट्रीट एंड डायग्नोसिस डिजीज एज वेल एज द नॉर्मल द फंक्शन। ठीक है, ये भी हो गया। और फार्माकोथेरेपी कोरिलेट द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक विद द माइक्रोबायोलॉजिकल और बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ द डिजीज। तो ये सारी कंडीशन आपके सामने दी गई हैं। ठीक है,
तो आपका जो ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसमें यदि आता है तो उसमें जो है आप इसका डेफिनेशन जो है प्रिवेंट, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस, ये तीनों वर्ड जरूर लिखिएगा, वही सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। अब एक मैं आपको जो है पिरामिड के द्वारा आपको समझा देता हूं कि इसका क्या मतलब। फार्माकोथेरेपेटिक्स का मतलब फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक दोनों से है, इसका कोरिलेशन दिखाया गया। आप फार्माकोकाइनेटिक जानते ही हैं, ठीक है, कि बॉडी क्या रिस्पांस करती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और एलिमिनेशन। और फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, उसमें ड्रग क्या नाम है कि उसका ड्रग क्या इफेक्ट कर रहा है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक आप दे सकते हैं। जैसे कि कोई भी मेडिसिन है, वो मेडिसिन जो है लेने के बाद उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी और उसका इफेक्ट क्या होगा, ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम पॉइंट व्यू से नंबर्स मिलेंगे, अच्छे खासे मिलेंगे, उसको बना लीजिएगा यदि ये क्वेश्चन आता है फार्माकोथेरेपेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए आगे इसके क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योरिंग द सेफ, उसी के आगे है ये अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक यूज ऑफ द मेडिसिन फॉर द डायरेक्ट पेशेंट केयर, ये काम करता है फार्माकोथेरेपेटिक्स। फिर एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग द पेशेंट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर मस्ट बी डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड आउटकम विल बी, जो हम लोग ड्रग दे रहे हैं पेशेंट को, उसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या मिल रहा है, उसके अंतर्गत हम ये सारी चीजें जो है पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट बात कर रहे हैं, दस इज एंटीबायोटिक टू प्रिस्क्राइब, को भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है, रिडक्शन टू द इन्फेक्शन, इट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम, ठीक है। मान लो कोई बंदा है, ठीक है, उसको इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, कोई भी एंटीबायोटिक इसको हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसको क्या हुआ, वो एंटीबायोटिक जाएगा उसके बॉडी में, उस रिसेप्टर से बाइंड होकर एक आउटकम देगा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देगा। तो ये चीज देखेंगे आउटकम हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग, ड्रग की इफेक्टिवनेस क्या होगी, सही में उसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। द आउटकम शुड बी द मेजर इन द सम वे थ्रू द ऑब्जर्वेशन, डिक्रीजिंग, जैसे कि उसको मान लो कोई इन्फ्लामेशन हुई है तो वो इन्फ्लामेशन को कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। पेशेंट रिपोर्ट की पेन हो रहा था, वो पेन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर डिक्रीजिंग डब्ल्यूबीसी काउंट, यदि बढ़ गई है तो कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है हम देखने की कोशिश करते हैं। इवन द थ्रू द टू पेशेंट, ठीक है, दो पेशेंट हैं, ठीक है, मान लो। अब क्या है कि इसको ध्यान समझिएगा, एकदम ध्यान समझिएगा, नहीं तो याद नहीं होगा। कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर एक वर्ड है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर पूछेंगे बाद में कि सर आपने क्या यार यहाँ बताया था। ध्यान समझिएगा, इवन थ्रू द टू पेशेंट, हमारे पास दो पेशेंट हैं, ठीक है, उनमें सेम डायग्नोसिस मिली, मतलब कि मैं मान लो कि उनपे इन्फेक्शन था और डब्ल्यूबीसी की काउंट जो है वहां पर, ठीक है, अधिक हो गई, ठीक है, मान लो, ठीक है, डब्ल्यूबीसी की काउंट वहां पे अधिक हो गई, वहां पे इन्फेक्शन था, टीएलसी काउंट अधिक हो गई। दिस डज नॉट नेसेसरी मींस द सेम ट्रीटमेंट अप्लीकेशन, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन दोनों पेशेंट पर सेम ही ट्रीटमेंट काम करे, उनके लिए अलग अलग साल्ट हो सकती है, अलग अलग ड्रग हो सकती है। इसका रीजन क्या है बच्चों, मैं एक चीज बता देता हूं आपको, यहाँ फार्माकोजेनेटिक टर्म्स का यूज हो जाता है, जिसमें ये पता चलता है कि हमको सबकी एलील अलग अलग होती है। जैसे कि मान लो कि हमारे बाल है, अब बाल है तो मेरे तो काले हैं, कोई ऐसी दूसरा पर्सन है उसके बाल जो होते हैं बुरे भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, किसी की आंख बुरी हो सकती है, किसी की आंख जो काली हो सकती है, किसी की आंख नीली भी हो सकती है, ठीक है। तो वो सब एलील्स की वजह से होता है, जो कि आप जब पढ़े होंगे साइंस में, बायोलॉजी, तो उसमें आपको जो है जेनेटिक्स में ये चीज पढ़ाई गई होगी। तो हम यहाँ पे एलील्स की बात नहीं कर रहे हैं, बट आप इतना जान जाइए एलील्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीजें जो होती हैं, तो सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती, ट्रीटमेंट भी अलग अलग हो सकता है ज्यादातर लोगों में। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है। इस समय आपको बस मैं इतना बताऊंगा कि फार्माकोजेनेटिक्स टर्म्स को याद कर लीजिए कि फार्माकोजेनेटिक्स की वजह से होता है। अब देखिए इसके आगे हम आते हैं, व्हेन असेसिंग द पेशेंट नीड टू द मेडिकेशन टू चूज द बेस्ट मेडिकेशन फॉर द पेशेंट द हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग मस्ट बी द कंसीडर द मेनी इशू, ठीक है। तो इसमें देखिए द कंडीशन फॉर विच द पेशेंट इज ट्रीटेड, ठीक है, ये हो सकता है द पेशेंट करंट डोज क्या चल रही है, और फिर उसका कंट्राडिक्शन क्या है, पेशेंट मेंटल स्टेटस और एबिलिटी ऑफ द कंपनी विद द डायरेक्शन, फिर नीड ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिंग, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग स्टेटस, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग, और यहाँ पर लास्ट होती है आपकी रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारी चीजें जो होती हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसका हमें ख्याल रखने की जरूरत है, जो कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आई होप मैं ये मान के चल रहा हूँ, यदि नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं इसको आपका आंसर जरूर दूंगा। अब देखिए नीड आती है अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस। अब इसकी जो है नीड पूछा गया है कि फार्माकोथेरेपेटिक्स की क्या है, तो नीड जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीड में हम क्या बात करते हैं कि हमें ना सबसे पहले इंश्योर करना है
कि हम ना रेशनल यूज ऑफ द ड्रग कर रहे हैं। रेशनल यूज का मतलब ये है कि जो हम फार्मेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो रेशनल होनी चाहिए। हम पेशेंट के कंप्लायंस के अकॉर्डिंग जो उसको मेडिकेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। पता चले कोई गरीब पेशेंट आ जा रहा है, हम उसको खूब महंगी ब्रांडेड दवाई देते रहे हैं, ये कैसा कोई रूल है? ये रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में नहीं आता है। उसी प्रकार से कोई मेडिकेशन को जो है उसको रोक दिया गया है, गवर्नमेंट को बैन लगा दिया गया है, आप उसको यूज कर रहे हैं, दिस इज नॉट ए रेशनल यूज ऑफ द मेडिकेशन। फिर आप जो है उसको गलत डोज बता रहे हो, सही चीज नहीं बता रहे हो, गलत साल्ट दे रहे हो, बहुत सारी ऐसी फैक्टर जो होती है रेशनल यूज ऑफ द ड्रग में आती है। ये WHO की गाइडलाइन है जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा पूरी तरीके से क्लियर करके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अवॉइड एंड रिड्यूस द एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड टॉक्सिसिटी, जो कि इस फार्माकोथेरेपिस्ट का नीड है। तो पहला क्या था, रेशनल यूज ऑफ द मेडिकेशन करना है, फिर हमको अवॉइड करना है एडीआर को, ठीक है, इसको आप शॉर्ट में एडीआर कह सकते हैं, एडीआर, ठीक है, एडीआर कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मेंटेन द ड्रग कॉस्ट, जो ड्रग की कॉस्ट है ऑप्टिमल लेवल एंड स्टिल प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट। हमें ड्रग की कॉस्ट यदि महंगी है जो कि इकोनॉमिक रूप से पेशेंट नहीं एफोर्ड कर पा रहा है, नहीं परचेस कर पा रहा है, तो उसको भी हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। उसकी क्वालिटी पर उसकी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसका इफेक्ट वही होना चाहिए जो उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होना चाहिए। हम लोग जेनेरिक मेडिसिन जो है उसको प्रिस्क्राइब करेंगे जो कि अच्छे कंपनी का होना चाहिए। इंश्योर द पेशेंट कंप्लायंस होना चाहिए, और एक्सप्लॉइट टू एडवांस द नॉलेज ऑफ मेड द रिसर्च एंड साइंटिफिकली होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने नेक्स्ट जो है स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, क्या स्कोप है फार्माकोथेरेपिटिक्स का, ये हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्कोप की बात करने, दिस कोर्स इज डिजाइन टू इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल नेसेसरी टू कंट्रीब्यूशन टू द क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन। मेडिसिन की क्वालिटी को देखने के ध्यान में रखा गया है यह कोर्स, और चैप्टर इसमें डील ओवर द बेनिफिट पैथोफिजियोलॉजी एंड मोस्टली थेरेपेटिक्स ऑफ द वेरियस डिजीज, ठीक है, वेरियस डिजीज के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट चल रहे हैं इसको हम लोग इसमें डिजाइन करते हैं कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। दिस विल बी इनेबल टू स्टडी द अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द कॉमन डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट। ये सारी चीजें जो हैं इसके स्कोप में आ जाती हैं। फिर आप बात करने तो ऑब्जेक्टिव की, क्या इसका ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। तो बच्चों देखो ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आखिर उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मोटो होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपके सामने दी गई हैं। पहला बात कर ले तो यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द सेलेक्टेड डिजीज, मान लो कोई भी सेलेक्टेड डिजीज है, किसी को जो है क्या नाम है कैंसर है, किसी को जो है आपका मलेरिया है, किसी को जो है डेंगू है, तो उसके लिए एक सेलेक्टिव जो है एक मैनेजमेंट होता है उसकी उसका ड्रग का, वो हमें पता होनी चाहिए। थेरेपेटिक अप्रोच ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द दिस डिजीज, द कंट्रोवर्सीज इन द ड्रग थेरेपी, क्या इस ड्रग थेरेपी में कंट्रोवर्सीज होती हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें हमको देनी नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या बहुत सारी चीजों का ध्यान देना चाहिए, वो चीजें हमको ध्यान में रखने की जरूरत है, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो ये धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इंडिविजुअल थेरेपेटिक प्लान बेस्ड अपॉन द डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग जो उसका एक प्लान होना चाहिए, जो कि आपका क्लिनिकल फार्मासिस्ट रोल यहाँ पे होता है। नीड ऑफ द आइडेंटिफाई द पेशेंट स्पेसिफिक पैरामीटर रिलेटेड टू इनिशिएट ड्रग थेरेपी एंड द माउंटिंग द थेरेपी, ठीक है, यहाँ पे सारी लेबोरेटरी डाटा ये सब चीजें हमको डिस्क्राइब करने की जरूरत है, यहाँ पर ये ऊपर होती है। फिर आती है डिस्क्राइब द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द सेलेक्टेड डिजीज स्टेट एंड एक्सप्लेन द रैशनल फॉर द ड्रग थेरेपी, समराइज द थेरेपेटिक अप्रोच द मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज इंक्लूडिंग डिस्कस द कंट्रोल। ये बच्चों जो है सारी चीजें जो है वही चीज है जो कि मैंने पढ़ाई थी, वही में रिपीट हो रही है, ठीक है। तो आगे वही चीज है, इसको मत करिएगा, ठीक है, ऊपर वाला जो है आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये रहा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है टेक्स्ट बुक की, तो टेक्स्ट बुक मैंने आपको बता चुकी है, तो ये सब चीजें जो है आप एक बार देख लिया, ये चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये चीज जो है छोटी सी इंट्रोडक्शन थी पैथोफिजियोलॉजी को लेकर, जो कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो है आपको आई होप कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा इस क्लास का। और मुझे लगता है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप बहुत ही ज्यादा फास्ट पढ़ाते हो, तो यदि आपको लगता है कि बहुत 3-4 बच्चों का यदि ऐसा आता है फीडबैक आता है कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ाता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको रुक रुक के मैं धीमे धीमे आपको पढ़ाऊं, क्योंकि समय कम होता है, आपके पास भी समय कम होता है कि आप जल्दी से इसको गेन कर सको, ठीक है। यदि मेरी बातें क्लियर नहीं होती तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हो। तो बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों यारों को भी कहते हैं शेयर करें कि उनको भी इस चीज को पता चल सके। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।